ये बड़ी भ्रम की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी। मुझे बड़ा याद आता है कि एक समय पे सोनिया जी को भारत की बहू मानने से लोगों को तकलीफ महसूस होती थी और इनको आके भारत की बहू का दर्जा मिल गया। ये कोई छोटा विषय नहीं है भाई। इनको स्पेशल प्रिविलेज कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। आपने सनातन संस्कृति को एक दिन में ही ग्रहण कर लिया। श्रावणी, क्या एक पति को छोड़ करके, क्या भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति ये अलाउड करती है कि आप अपने पति को छोड़ करके भारत की बहू बन जाए? सिर्फ भारतीय बहू का टाइटल या भारतीय भाभी का टाइटल, ये तो पूरी भाभियों का, पूरे भारत की बहुओं का एक तरह से बड़ा अपमान सा है। आप भारत की बहू या भारत की भाभी नहीं हो सकती। अगर वो 4 बच्चे लेके आई हैं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय केस बन गया। जब स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है तो क्या आपको इस विषय में नहीं सोचना? ये पहल तभी श्रावणी हो सकती है जब इसमें उचित माध्यम से उचित कदम उठाए जाएं। ये महिला पूरे दिन जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव के नारे लगाती है। शाम होते ही इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। ये ठुमके लगाते हुए दिखती है, ये अजीब अजीब से कपड़े पहनकर नाचती है, अपने शॉर्ट वीडियोस बनाती है और हर वीडियो में ये खुलकर नाचती है, कूदती है। तो ये कैसा सनातन है भाई? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, भारत की बहू हूँ। एक भारत की बहू, कौन ऐसी बहू है जो आते के साथ अपने ससुराल में इस तरीके से बिल्कुल फूहड़ता से अपने आप को पेश करेगी? देखिए, ये बड़ी भ्रम की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी। मुझे बड़ा याद आता है कि एक समय पे सोनिया जी को भारत की बहू मानने से लोगों को तकलीफ महसूस होती थी। उनका नाम बड़े जो उनका स्कूली या माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम है उसको लेकर के कई पार्टियां प्रचारित करती थी और इनको आके भारत की बहू का दर्जा मिल गया। ये मेरे लिए बड़ा ही एक सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। भारत की बहू शब्द बहुत बड़ा शब्द है और इसमें भारत का विदेश मंत्रालय और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस विषय को किस दृष्टिकोण से देख रही है, ये तो उनको देखना चाहिए। मुझे तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि 2 वर्ष हो गए और उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिला है। किन कारणों से मिला है मुझे उसकी जानकारी नहीं है और ना मैं उसमें जाना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि कुछ आपको लगता है कि गतिविधियां आपको थोड़ा अनुचित प्रतीत होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपको दिखाई दे रहा है तो बाकी लोग सोए हैं क्या? उन लोगों को जिनका ये काम है सब चीजों को चेक करने का, पत्रकारिता जगत का काम है चीजें ला करके सरकार के और समाज के सम्मुख रखना। सरकार और समाज में वो सारे लोग जुड़े हैं जो इन सब चीजों से संबंधित हैं। उनको निश्चित तौर पे आकर के इस विषय में चर्चा करना चाहिए। अगर वो वास्तव में भारत में रहना चाहती है हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन विषयों को आप उठा रही हैं कम से कम उन विषयों के साथ तो मुझे थोड़ा संदेह और चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। चिंता का विषय ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है, क्योंकि जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं कि एक महिला जिसको अच्छे तरीके से लोग देख पा रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानी चालाक लोमड़ी है, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि इसको पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। तो एक तरफ तो हमारे धर्म के सामने एकदम बिल्कुल सीधे तौर पर अटैक है, उसके बाद हमारी कानूनन व्यवस्था को भी ये अंगूठा बार बार दिखा रही है कि कुछ भी कर लो, चाहे 48 घंटे का वक्त दे दो, मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि भारत देश में 26 मासूम लोग मारे जाते हैं, या यूं कहें उनकी पाकिस्तानियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस महिला पर अभी भी इंसानियत जताई जा रही है। और वैसे लोग जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू हैं, मैं माफ करिएगा बुरा जरूर लगेगा, मुसलमान को आकर इसको सपोर्ट नहीं किया है, सारे हिंदू हैं जो कहते हैं सीमा हमारे देश की भाभी है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सनातन क्या इतना कमजोर है कि एक छल कपटी महिला भगवा पहन के आ जाए, भगवा ओढ़ के आ जाए, भर भर मांग सिंदूर कर ले, तो हम उस पूतना को, उस सुर्पनखा को क्या सीता मान लेंगे? श्रावणी,
आपने अपने संक्षिप्त शब्दों में काफी कुछ वेदना व्यक्त की है। यहाँ ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, अभी तक आपके संज्ञान में ना आई हो। सनातन वर्तमान में दो भागों में बट गया है। एक राजनीतिक सनातनी है और एक सामान्य सनातनी हिंदू है। राजनीतिक सनातनी में वे धर्मावलंबी या धर्मगुरु है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। जैसा कि आपने कुंभ में देखा होगा, पूरे कुंभ के मंथन में 4 रत्न निकले। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमारे प्रिय योगी जी ने इतना सुंदर आयोजन किया और इतना बृहद स्तर पर किया, लेकिन सोशल मीडिया में और गोदी मीडिया में या अन्य मीडिया क्षेत्रों में आप क्या चर्चा सुनी? 4 लोगों की चर्चा आप निकल के आई। मोनालिसा, एक कोई रिछारिया जी थी, एक कोई ममता कुलकर्णी मैडम थी, एक कोई आपके IIT बाबा थे जी। तो मैंने ये देखा कि कहीं भी किसी धर्मगुरु के सुंदर उपदेशों को या उनके विचारों को, ज्यादातर धर्मगुरुओं के जो भगदड़ थी उसके पक्ष और विपक्ष में विचार गए, और जो खाली समय रहा उसमें ये 4 रत्न जो निकले मैंने आपको बताए उन पे चर्चा में निकल गया। जबकि कुंभ भारतीय संस्कृति का सबसे बृहद और विशाल और सबसे खूबसूरत आयोजन होता है, जो दुनिया के लिए भी एक आश्चर्य, 8वें आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। तो जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सनातनी है वो किसी को भी उठा करके महामंडलेश्वर, किसी को भी उठा करके भगवा पहना सकते हैं, किसी को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। और जो सनातनी हिंदू है वो आप और हम जैसे लोग हैं जो इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? भाई, इनको स्पेशल प्रिविलेज कौन दे रहा है? सरकार दे रही है जी, बिल्कुल दे रही है। ये यहाँ रह रही होंगी, वहां का पंत प्रधान दे रहा होगा, है ना? तो ये सारे विषयों का सही जवाब तो यही लोग दे सकते हैं, बिल्कुल वही दे सकते हैं, है ना? तो मैं वही बात पे आना चाह रहा हूँ कि क्या उसकी अपेक्षाओं को सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है? क्या उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? या सरकार कोई क्लैरिफिकेशन दे दे, या कोर्ट कोई गाइडलाइन दे दे, या जस्टिफिकेशन दे दे कि भाई इस चीज में ये है, तो ये मुद्दा उसी दिन समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब इसको अगर एक प्रिविलेज के तहत के, आपने जैसे बताया कि कोर्ट में केस चल रहा है जी, तो उस पर अपन तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो कोर्ट बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उलझाया जा रहा है। जब 48 घंटे का वक्त दिया गया कि सारे लोग जाएं जो वीजा धारक हैं, तो उस वक्त तो ये जो केस है उसका तुरंत निपटारा होता, क्योंकि ऐसा ही केस अभी कुछ ही दिन पहले एक इकरा करके मोहतरमा आई थी पाकिस्तान से, उसको तुरंत भगा दिया गया था, उसका ना कोई केस था ना कुछ था। तो इस महिला के ऊपर क्यों है इतना ज्यादा, ये जवाब सरकार देगी। लेकिन गुरुजी, मेरा पूछना है आपसे, आप भगवाधारी हैं, भगवा का बड़ा अनादर हो रहा है जो हमें बड़ा कष्टदायी है, मैं दिल से कह रही हूँ। क्या कोई ऐसा भगवाधारी नहीं है जो इस महिला के खिलाफ आवाज उठाए? क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, जितना हो सकता है मैं आवाज उठा सकती हूँ और उठा रही हूँ। तो मेरा सवाल है कि क्या कोई एक सच्चा भगवाधारी नहीं है जो इस महिला का कान पकड़े और सीधे बोले वापस जाओ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है इतना सस्ता नहीं है कि कोई मुसलमानी गौ सेवन करके आए और कहे कि मैं आज से हिंदू हो गई हूँ और हम मान ले। बिल्कुल करना चाहिए, और खासकर जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त धर्मगुरु हैं उनको तो जो काफी चीजों में बड़े मुखर होके बोलते हैं, सभी अखबारों के पन्ने उनके ही वक्तव्य से भर जाते हैं। तो अब वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को भी इस विषय पे सोचना चाहिए। हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, हमारा तो, हम कोई अस्तित्व भी नहीं मानते, लेकिन उनका अस्तित्व तो ये है कि चले दशानन डोले धरती। प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनको प्रणाम भी करते हैं, उनके प्रति समर्पण भाव भी रखते हैं, सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वो जो धर्मगुरु हैं, हमारे सनातन के संवाहक संरक्षक हैं, उनको इस विषय को लेना चाहिए। ये कोई छोटा विषय नहीं है, और ये इसलिए नहीं लेना चाहिए कि हम उसके प्रति कोई दुराग्रह की भावना के साथ, बिल्कुल हमें इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए कि बेटा तुम सनातन में आई हो तो सनातन संस्कृति के कुछ मापदंड है, किसी आश्रम में 6 महीने रखो, उनको भारतीय संस्कृति के आचार विचार में बदलो, उसके परिवेश को वॉच करो,
उसकी शैली को वॉच करो, पता नहीं। अब देखिए, मन में कई तरह, अब आपने तो इतनी सारी बातचीत कर दी, अब हमारे मन में तो उद्वेलना हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छद्मवेश धारण तो नहीं कर आया, कहीं वो किसी प्रकार से हमारे लिए कोई, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए कोई भविष्य में कोई संकट ना बन जाए। बिल्कुल। तो इन सब चीजों, मन में विचार तो सब तरह की मनुष्य प्रवृत्ति है। बिल्कुल। मैं भी एक मनुष्य हूँ, आप भी। बिल्कुल। ये देश तो हमारा है। इसको जानते नहीं है, उसके बारे में स्वाभाविक है सब तरह के विचार आते हैं। बिल्कुल आएंगे। तो इस विषय में, इतनी गंभीर विषय में जब आप इतने वर्ष से काम कर रही हैं, तो मुझे ये लगता है, जैसे मेरा जैसा व्यक्तित्व होता तो मैं तो उनसे यही कहता कि देवी, आप जो है पूर्णतः अगर भारतीय संस्कृति में आत्मसात होना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और कुछ मापदंड हैं, उनको आप परिपूर्ण कीजिए। किसी अच्छे आश्रम में रहिए, कुछ सेवा भाव कीजिए, बीच बीच में अपने पति को भी ले जाइए। क्या नाचना, ठुमके लगाना, ये सब अलाउड है? कैसे होगा? अलाउड होगा? साल 2 साल तो भारतीय संस्कृति में रच बस जाओ। सिर्फ भारतीय बहू का टाइटल या भारतीय भाभी का टाइटल, ये तो पूरी भाभियों का, पूरे भारत की बहुओं का एक तरह से बड़ा अपमान सा है। क्या एक पति को छोड़ करके, क्या भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति ये अलाउड करती है कि आप अपने पति को छोड़ करके भारत की बहू बन जाए, अपने देश को छोड़ करके भारत की बहू बन जाए? तब जब आपने तलाक नहीं लिया अपने पति से, वो जो भी कारण रहा हो, आप भारत की बहू या भारत की भाभी नहीं हो सकती। ये शब्द नहीं, क्या इसको इलीगल रिलेशन माना जाए भारतीय संस्कृति? क्योंकि इसके वकील साहब कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से इसने शादी की है, तो हिंदू रीति रिवाज से, जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू में तो रजिस्ट्रेशन भी आजकल, हम भी रीति रिवाज से, अगर कोई हमारे यहाँ समाज शादी कर रहा है तो आजकल उसको अपना आधार कार्ड भी बनवाना है तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी का देना पड़ेगा जी। जो शादी रीति रिवाज से भी हुई है तो उसमें भी शादी के कार्ड रजिस्ट्रार ऑफिस वाला मांगता है जी। जी। मेरे कई शिष्य हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है कि ऐसा होता है जी। तो अब 2 विषय आ गए ना यहाँ। एक तो ये कि वो आप बता रही हैं कि राष्ट्रपति के पास याचिका पड़ी है। हाँ। अब राष्ट्रपति के पास तो याचिका तब जाएगी जब कोर्ट से कोई चीज खत्म हो गई हो जी। अगर ऐसा कोई नियम होता हाँ, मतलब लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद और आजीवन का तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है तो उसके बियॉन्ड जाकर के वो राष्ट्रपति के पास जाता है जी, जीवन रक्षा के लिए जी, है ना। तो क्या कोर्ट से डिसीजन हो गया है क्या कोई इसके विरुद्ध में, जब राष्ट्रपति से मांगा गया है? और अगर राष्ट्रपति से ही मांगना है, राष्ट्रपति के पास कोई सक्षम प्राधिकार है भारत की नागरिकता या इस विषय को लेकर के जो इनसे संबंधित है, तो डायरेक्ट अगर अप्रोच वाला है तो कोर्ट में जाने का क्या मतलब है? सही बात है। तो दोनों ही अलग अलग, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस विषय को समझने के लिए, इसको गहराई से आपने इस पर अध्ययन किया हुआ है, मेरा आपको सलाह है कि इसके लिए जो उचित माध्यम है, सनातन के अलाइन पे बात करके मैंने बता दिया कि सनातन इस पर अलाउ नहीं करता जी। सनातन तो ये कहता है कि पहले भैया 6 महीने 4 महीने, क्योंकि आप एक थोड़ा विवाह पर भी बता दीजिए, थोड़ा विवाह पे भी बताइए। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मेरा विवाह हो रखा है, कल मैं किसी और अपना कोई और मेरा प्रेमी उससे शादी करना चाहूँ तो हिंदू रीति रिवाज क्या कहता है? सबसे पहले तो मुझे अपने तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं शादी कर सकती हूँ, या फिर बगैर तलाक के ही मैं उससे शादी कर लूँ तो उस रिश्ते को वैध रिश्ता माना जाएगा? यहाँ ये प्रश्न आ गया ना उनके, जो कि वही वो दूसरे देश से आई है तो उस देश का नियम हमारे देश में लागू नहीं होगा और हमारे यहाँ तो इसको फ्रेश शादी माना जाएगा, ऐसा कोई कारण हो सकता है? नहीं, मैं बताती हूँ कि हमारे देश में क्योंकि उसका फ्रेश केस इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो अकेले नहीं आई है गुरुजी, वो अपने साथ 4 बच्चे लेकर आई है। हमें जानकारी नहीं है पुत्री, आप बता रही हैं कि अगर वो 4 बच्चे लेके आई हैं जी, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय केस बन गया जी। ये तो भारत का भी केस नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो आप खुद सोचिए ना कि जो 4 बच्चे लेकर आई है वो तो मतलब अंडरस्टूड है कि शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है और उससे वो 4 बच्चे हुए हैं उसको, और जो वो डिटेल लेकर आ रही है अपने साथ, जो डॉक्यूमेंट्स लाई है उसमें उसके पति का नाम लिखा हुआ है, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, सीमा नाम भी हिंदुओं में होता है, तो ये उनका पहले का ही नाम है कि अभी शादी के बाद सीमा रखा? ये जो डॉक्यूमेंट वो पाकिस्तान से लेकर आई है उसमें उसका नाम सीमा ही है, और ना ही सीमा के साथ कोई सरनेम है। पति का नाम गुलाम हैदर है लेकिन उसके नाम के आगे हैदर नहीं है, सीमा ही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मुझे कंफ्यूज तो कर रही हैं, लेकिन इसका जवाब जिसको देना है सरकार को,
सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सरकार से जवाब मांगो तो सरकार कोर्ट अदालतों की तरफ अपना बॉल फेंक देती है, अदालतों से पूछो तो वो कहते हैं कि सरकार नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें मुझे ऐसा लगता है आपकी बातचीत से कि सरकार अगर इतना प्रिविलेज दे रही है तो सीमा शायद भारत की सुरक्षित ही हो पाकिस्तान में। ये जो है भारत सरकार उनको या अन्य सरकारें जो भी हो जहां उनका ये मामला चल रहा है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई एजेंट तो नहीं है ये? नहीं, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जब स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है तो क्या आपको इस विषय में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए कि स्पेशल अगर प्रिविलेज दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि भारत सरकार अपने व्यक्ति को संरक्षित करने लेकिन गुरुजी अब लेकिन इसको स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट अब तो अपने देश में आ गई। बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक बात, इसको अगर हम इस पर बात करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। इसको जिस तरीके से सरकार ने देखा है, नहीं देखा, नहीं देख रही, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि 2 साल से ना तो इसकी कोई रिपोर्ट सामने आई है कि इसको लेकर कोई रिपोर्ट। भाई अगर आपको सीमा को रखना है तो आप क्लीन चिट दे दीजिए ना, आप बोलिए कि कोई इस जासूस नहीं है, हम क्लीन चिट दे चुके हैं। ये आपकी एक अच्छी बात है। तो ये मैं भी कहूंगा कि इस तरह के हमारी सरकारें सक्षम हैं और प्रांत में भी सरकार हमारी सक्षम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जो भी विदेश मंत्री जी हैं, बड़े ही प्रतिभाशाली हैं और वो लोग बहुत कर्मठ हैं। और अगर मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में ये बात आएगी तो इस पर जरूरी सकारात्मक आपके विचारों को लेंगे और जल्दी ही इस पर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से बात रखेंगे। अगर उस बच्ची को भारतवर्ष में रखना है तो उसके लिए भी मन का कलेश है कि बार बार कोई उससे जाके क्वेश्चन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। तो मेरा तो ये है कि उसको एक अच्छा अगर जीवन देना है और सनातन संस्कृति में आत्मसात करना है तो उसके ये रोजमर्रा के कलेश खत्म किए जाएं और ताकि कोई मीडिया या कोई व्यक्ति अनावश्यक उस पर सवाल ना करे, और अगर उसमें कोई दोष है तो उसको उसके देश का सम्मान वापस भेज दिया जाए।